न्यूज के प्रस्तुतकर्ता हैं पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टीकाकरण को लेकर बनाए गए 3 सेंटर, वैक्सीनेशन में रुचि नहीं ले रहे हैं लोग। कलेक्टर ने कहा, कोरोना के खतरे को कम करता है टीका। डॉक्टरों की सलाह, संक्रमण से बचने जरूर लगाएं वैक्सीन। शहर में बनाए गए 3 सेंटरों में नहीं हो पाया अपेक्षाकृत टीकाकरण। संविदा एवं आयुष स्वास्थ्य कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन, मांगे पूर्ण नहीं हुई तो होंगी प्रदेश व्यापी काम बंद हड़ताल। 24 तक काली पट्टी बांधकर करेंगे कार्य। 25 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का इशारा। आयुष चिकित्सक संघ ने सौंपा 2 सूत्री मांगों का ज्ञापन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि, युवा कांग्रेसियों ने किया मास्क सैनिटाइजर का वितरण। सेवा दिन के रूप में मनाई गई पुण्यतिथि, गरीब एवं असहाय लोगों को वितरित किया अनाज। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने के बाद बने भयावह हालात अब भी नजरों के सामने हैं, जिसमें सरकारों ने टीकाकरण को इस लड़ाई में अहम हथियार बताया है। जिले में वैक्सीनेशन प्रभावी है, लेकिन अब भी देखा जा रहा है कि लोगों की टीकाकरण में रुचि कम है, जबकि प्रशासन वैक्सीनेशन को लेकर गांव-गांव तथा वार्डों में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। डॉक्टरों का भी मत है कि कोविड की लड़ाई में टीकाकरण जरूरी है, जिसमें वैक्सीन लगाने वाले को संक्रमण का खतरा कम होता है और यह सुरक्षित भी है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी घातक होगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। इसके पूर्व टीकाकरण को लेकर आयु वर्ग के हिसाब से दायरा तय किया गया है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों एवं इसके बाद फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन दी गई तथा बाद में बुजुर्गों की बारी आई। अब स्थिति यह है कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तथा 40 से अधिक तथा 45 से 65 आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन देखने में आता है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए सेंटर बनाए जाने के बाद भी लोग टीकाकरण को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जबकि प्रशासन कोरोना के खतरे को लेकर लगातार आगाह कर रहा है और चिकित्सक भी टीकाकरण को लेकर प्रेरित कर रहे हैं। फिर भी असुरक्षा का भाव लोगों को टीकाकरण केंद्र तक पहुंचने नहीं दे रहा है, जबकि टीकाकरण के पूर्णतः सुरक्षित और कोरोना से बचाव में सहायक होने के प्रमाण सामने हैं। बालाघाट शहरी क्षेत्र के 3 वार्डों में शुक्रवार को वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, लेकिन यहां अपेक्षाकृत लोग नहीं पहुंचे। बताया गया कि 500 टीकाकरण का लक्ष्य था, लेकिन इसके अनुरूप 15% ही वैक्सीनेशन इन तीनों ही टीकाकरण केंद्र में हो पाया। वार्ड नंबर 32 में 30, 33 में 55 तथा वार्ड नंबर 31 के टीकाकरण केंद्र में महज 4 लोग ही टीका लगाने पहुंचे। इससे साफ है कि अब भी लोग वैक्सीनेशन को लेकर रुचि नहीं ले रहे हैं, जबकि कोरोना की इस लड़ाई में टीकाकरण कराना जरूरी है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि लगातार टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, सुविधा मुहैया कराई जा रही है, टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं और वैक्सीन भी पर्याप्त है। फिर भी लोग अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने बताया कि अब तक हमने हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर तथा बुजुर्गों का टीकाकरण कराया था। सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं और शासकीय कर्मी इस महामारी के दौर में कार्य कर पा रहे हैं, तो यह टीकाकरण का ही परिणाम है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले वासियों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। जो 45 प्लस से अधिक उम्र वाले हैं उनको वैक्सीन लगाने में सहूलियत हो, इससे ये प्रयोग किया गया था कि हर एक वार्ड में प्रायोगिक तौर पर 3 वार्ड लिए गए थे। वार्ड क्रमांक 31, 32 और 33। तीनों वार्डों में चूँकि लोग जिससे कि आ पाएँ और घर के निकट रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में उनको ना जाना पड़े, इसलिए इन 3 जगहों पर आज कैंप लगाए गए थे। वैक्सीन से भी सुविधा दी गई थी, लेकिन देखने में आया कि लोग बहुत कम टर्नआउट हो रहे हैं, बहुत ही कम लोग वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं।
चूँकि हमारा लक्ष्य है प्रत्येक केंद्र में 100 था, मतलब 300 वैक्सीन हमको लगाने थे, लेकिन उसकी तुलना में 10 से 15% लोग ही आए जिन्होंने वैक्सीन लगवाया। ये प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बढ़े, और लगातार अपील और अनुरोध भी कर रहे हैं। मैं समस्त बालाघाट वासियों को निवेदन करना चाहूँगा, और आप सबको बस ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन लगाने से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, जो हमारे प्रतिष्ठित जन है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया है, और माननीय हमारे मंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने, अन्य सभी जो वरिष्ठ जन हैं सभी ने लगाया है, विभिन्न समाज के धर्मगुरुओं ने लगाया है, हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं बालाघाट जिले के, सब आप जिनसे भी पूछ सकते, सभी डॉक्टर्स ने लगाया है, अन्य स्टाफ ने लगाया है। किसी प्रकार का कोई भी हानि वैक्सीन लगाने से नहीं है, बल्कि यह आपको सुरक्षित करता है। जैसा कि आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिनको वैक्सीन लगा वो लोग कम इन्फेक्टेड हुए। हम लोगों ने जब एक सर्वे किया तो 55 लोग जो एडमिट थे उनमें से मात्र 3 लोग ऐसे थे जिनको कि वैक्सीन लगा था, और 3 की स्थिति बहुत अच्छी थी, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, और जो बीमार हुए भी तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। बाकी अगर आप देखेंगे तो फील्ड में हमारे पटवारी, हमारे पुलिस का स्टाफ, हमारे नगर पालिका का स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, नर्सिंग स्टाफ, सारा जो स्वास्थ्य अमला है, ये आप लोगों की सेवा सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये वैक्सीनेटेड हैं। तो बगैर रुके और बिना किसी भय के ये लोग काम कर पा रहे हैं। इसके पीछे का इनका कारण वैक्सीन है। तो मैं अपील करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा सभी जन से कि आगे बढ़ें और वैक्सीन जरूर लगाएं, अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित करें। कोरोना काल में सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धा, अस्थायी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, आयुष कर्मी एवं 400 से अधिक संविदा हेल्थ वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। मांगे नहीं माने जाने पर 25 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही गई है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश भर में इस कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी, जिसका असर मरीजों के इलाज पर होगा। कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए नियुक्त किए गए अस्थायी कोविड-19 चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं सपोर्ट स्टाफ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा संवर्ग में संविलियन कर प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापना दिए जाने एवं समान कार्य समान वेतन के आधार पर मानसिक मानदेय दिए जाने की मांग रखी गई है। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 1 वर्ष से वे लगातार कार्य में जुटे हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फीवर क्लिनिक, कोरोना सैंपलिंग, कोविड सेंटर एवं डेडिकेटेड कोविड सेंटर के साथ ही जिला कोविड कंट्रोल रूम में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती है तो सरकार इन स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाता है। बेहतर कार्य करने के बावजूद भी आयुष कर्मियों को अपने भविष्य की चिंता सताती है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश सरकार 24 मई तक प्रदेश के सभी अस्थायी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के हितों में कोई निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश के सभी अस्थायी चिकित्सीय पैरामेडिकल स्टाफ 24 मई तक प्रदेश भर में काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध दर्ज कराएंगे और 25 मई से प्रदेश भर के सभी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भी अपनी मांगे रखी है और उन्होंने भी मांगे पूर्ण न होने पर हड़ताल पर चले जाने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो जिले के 450 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मी एवं अस्थायी आयुष कर्मी भी हड़ताल करेंगे। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं पर गहरा असर होगा, जबकि अभी कोरोना संक्रमण से हालात पूरी तरह काबू में नहीं आए हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंचे आयुष चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अंकित असाटी ने बताया कि लगातार सेवाएं देने के बाद भी आयुष कर्मियों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शासकीय मेडिकल अस्पताल में कार्यरत अस्थायी चिकित्सकों को निकाल रही है, इसलिए लगातार सेवाएं देने वाले अस्थायी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ में चिंता बनी हुई है और 2 सूत्री मांगे रखकर ज्ञापन सौंपा गया है। फिर पुनः जब सेकेंड फेज आई तो पुनः उन्हीं चिकित्सकों को और नए चिकित्सकों को अस्थायी तौर पर फिर से रखा गया। अब अभी सभी अस्थायी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के सहयोग से जब दूसरी फेज में भी में आंकड़े कम आने लगे हैं तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा पुनः चिकित्सकों को निकालने का कार्य किया जा रहा है। जैसे कल हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो शासकीय महाविद्यालयों में अस्थायी तौर पर चिकित्सकों को रखा गया था उनको निकालने के आदेश जारी कर दिए गए। तो ऐसे समय में जब हो सकता है कि ये जो निकालने का दौर है पुनः हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सीय स्टाफ
पे सरकार की ओर से आ सकता है। तो इन्हीं और भविष्य में अपनी नौकरी बचाने के और हमारी जगह सुरक्षित रहे, इस मांग को लेके कि हम लोग जो भी जिन्होंने भी कोविड में काम कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, आयुष चिकित्सक हो या डेंटल चिकित्सक हो, उन्हें संविदा संवर्ग में संविलियन किया जाए और समान कार्य समान वेतन के अनुसार जो वेतन नियमित चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ को दिया जाता है वो सेम वेतन हम लोग को भी दिया जाए, क्योंकि जैसा काम वो करते हैं वैसा काम हम भी करते हैं। तो हमारी ये 2 मांग शासन से है और आज इसके साथ इस संबंध में ज्ञापन हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं कि अगर 24 तारीख तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो 25 तारीख से सभी कोविड स्टाफ, अस्थायी कोविड चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ प्रदेशव्यापी हड़ताल पे रहेंगे। आधुनिक क्रांति के जनक देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बालाघाट युवा कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण को लेकर जन सुरक्षा में जुटे कोरोना योद्धा एवं अन्य लोगों को संक्रमण की रोकथाम के लिए फेस शील्ड, सैनिटाइजर एवं मास्क का वितरण किया। सेवा दिवस के रूप में मनाई गई जयंती पर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को नमन करते हुए युवा कांग्रेसियों ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत को नई दिशा में बढ़ाने का काम किया है। युगद्रष्टा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शहर के अंबेडकर चौक में बालाघाट युवक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस और राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के नेतृत्व में उनके विचारों को आत्मसात कर देश हित में युवाओं को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया। कोरोना संकट काल में सेवाएं दे रहे कोरोना योद्धा, पुलिस जवान, स्वास्थ्य कर्मचारी, नगरपालिका कर्मी और अन्य लोगों को सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड और कोरोना से बचाव के लिए अन्य सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर दीपक जाधव, दिलीप जाधव, गौरव नगपुरे, शशांक पंचभावे, राजा कोरी, शाहरुख खान, बाबू भाई और अन्य युवा कांग्रेसी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज खान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि युवा कांग्रेस सेवा दिन के रूप में मना रहा है, जिसमें कोरोना योद्धाओं को संक्रमण से रोकथाम के लिए सामग्री दी गई है। इसके साथ ही गरीब बस्ती में पहुंचकर असहाय और जरूरतमंदों को अनाज वितरित किया जाएगा। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पे इसे हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। जितने भी हमारे जो जवान हैं, पुलिस जवान और हमारे पत्रकार साथी हैं, जितने भी उनको सैनिटाइजर, मास्क और मास्क शील्ड सेट दे के हम उनका सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हमारे साथी और इसके बाद जो गरीब बस्ती हैं वहाँ जाके खाद्य सामग्री वितरण करेंगे। इसी प्रकार बालाघाट विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक ने कहा कि युवा कांग्रेस सेवा भावी कार्य लगातार करता है। लॉकडाउन में लगातार प्रदेश भर में सेवा करने का कार्य किया जा रहा है और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पद चिन्हों पर चलकर इसी तरह कार्य करते रहें, यही संकल्प है। युवा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। पूरे भारत देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज का दिन हम सेवा के दिन के रूप में हम मना रहे हैं। और जितने भी हमारे कोरोना काल में हमारे कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी हमारे लिए डट कर लड़ रहे हैं, उस पर हम लोगों ने उनको फेस शील्ड, स्वास्थ्य संबंधी सामग्रियाँ और गरीबों को भोजन देने का काम करने के लिए आज ये हमारे युवा कांग्रेस के साथी सब रोड पे आए हैं। जैसे कि कांग्रेस हमेशा सेवा करने का काम करती है, पूरे लॉकडाउन के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वी के द्वारा लगातार निरंतर कार्य किया जा रहा है, सेवा का काम किया जा रहा है। और आज के दिन हम श्री राजीव गांधी जी के कदमों में चलने का काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण में मौजूद स्थिति तथा तीसरी लहर की तैयारी एवं डीएपी खाद सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर पूर्व कृषि मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने कोरोना के कम होते केस से आगामी समय में अनलॉक किए जाने तथा डीएपी को बढ़े हुए दामों पर केंद्र सरकार द्वारा राहत दिए जाने को लेकर बातें रखी। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड से मृत हुए लोगों को राज्य सरकार 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है, जबकि निराश्रित हुए परिवारों को पेंशन तथा बच्चों की शिक्षा का खर्च भी उठाया जाएगा। जिला भाजपा कार्यालय में वार्ता के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि अब कोविड केस जिले में लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसके पीछे जनता का संयम और धैर्य ही है। शासकीय तैयारियों में कोविड सेंटर बनाए गए थे और जिला अस्पताल में भी व्यवस्थाएं बढ़ाई गईं, जबकि घर घर जाकर सर्वे किया गया और टेस्टिंग भी बढ़ाई गई और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू का पालन किए जाने से ही केस में कमी आने की बात उन्होंने कही। उनका कहना था कि सरकार की तैयारी है कि कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में अनलॉक किया जाना है, जिसके लिए 25 मई से प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। जिले में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। ऐसे में 25 मई के बाद स्थिति के अनुरूप छूट का दायरा तय किया जाएगा।
हमने मध्य प्रदेश में अप्रैल में द्वितीय चक्र के रूप में जिसको अपन ने माना, आज अप्रैल में भीषणतम स्थिति बनी और मई के आज हम 20 तारीख में हैं, 21 तारीख में हैं। हम सबके लिए संतुष्टि का विषय है कि कोविड के पॉजिटिव केसों का संख्या घटा है। चाहे हमारे जिला अस्पताल में हम जो एडमिट हुए कोविड के पेशेंट उनके बढ़ते क्रम का अध्ययन करें, अथवा निजी अस्पताल में जहाँ पर कोविड केयर हॉस्पिटल हैं उनका अध्ययन करें, अथवा हमारे कोविड केयर सेंटर जो हमारे खंड स्तरीय तहसील स्तरीय उसका अध्ययन करें। हमने पाया है कि प्रदेश की भांति हमारे बालाघाट जिले में भी कोविड जो पेशेंट हैं, संक्रमित जो लोग हैं, उनका बहुत बड़ा जो तादाद था उसमें कमी आई। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्व में भी निराश्रित बच्चों के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन राशि, 3 माह का निःशुल्क राशन, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा जैसी अनेक घोषणाएं की गई हैं और अब कोरोना के कारण मृत्यु होने पर उस व्यक्ति के परिजन को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के अलावा अनेक लाभ दिए जाने राज्य सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। कोविड से मृत हुए व्यक्ति के आश्रितों को ये अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनी है, उनके माध्यम से जनपद स्तर पर जो खंड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बैठी उनके माध्यम से, जिले की क्राइसिस कमेटी जो बनी है उसके माध्यम से, प्रशासन तंत्र के माध्यम से और हमारे आप सबके माध्यम से जितना अधिक सरकार की इन सहयोग रूपी योजनाओं का हम लोगों को लाभ दिला सके, मुझे लगता है आज के लिए मानवता के प्रति हमारी सच्ची संवेदना होगी। उन्होंने बताया कि कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीएपी खाद की सब्सिडी में एक मुश्त 140% की वृद्धि किसानों के हित में एक अभूतपूर्व फैसला है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के चलते डीएपी के दामों में 60 से 70% की वृद्धि हुई है। ऐसे विपरीत समय में भी केंद्र की किसान हितैषी भाजपा नीति सरकार ने डीएपी खाद पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इससे 2,400 रुपये प्रति बोरी मिलने वाली डीएपी खाद अब फिर देश के किसानों को पुराने सस्ते दाम यानी 1,200 रुपये प्रति बोरी पर मिल सकेगी। ब्लैक फंगस के विषय में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर श्री बिसेन ने कहा कि अगर कोई भी मरीज ब्लैक फंगस से ग्रसित होता है, ऐसी स्थिति में सरकार ही उसका पूरा उपचार कराएगी। वहीं कोरोना होने के बाद ठीक होने के बाद आने वाली कई दिक्कतों को देखते हुए ऐसे मरीजों के लिए जिला चिकित्सालय में 20 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। वहीं ब्लैक फंगस के संदिग्ध मिलने वाले मरीजों की जांच निःशुल्क सीटी स्कैन से करवाई जाएगी और ब्लैक फंगस से ग्रसित होने पर राज्य सरकार द्वारा चिन्हित मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार करवाया जाएगा। वैक्सीनेशन को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने जागरूकता अभियान चलाए जाने पर जोर दिया। वार्ता के दौरान भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर मौजूद रहे। जो हमारा डायमोनियम फॉस्फेट है, डीएपी, इसका दाम नहीं बढ़ेगा, ये हमारे किसानों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और मैं जिले के प्रदेश के किसानों की ओर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज इसकी आवश्यकता थी। कई तरह से हमारी जनजीवन प्रभावित हुआ, उस जनजीवन के प्रभाव में किसान भी इससे वंचित नहीं रहा और इसलिए जो निर्णय है वास्तव में स्वागत योग्य, इसका भी हम पुरजोर समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। 2-3 बातें मुझे कहनी है। पहला तो कहना है कि हमने जो कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया है उनको हम यथावत रखेंगे, उनको बंद नहीं करेंगे, लेकिन प्रकाशन के तौर पर पिछले दिनों क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में जो बच्चों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह होना चाहिए, यह विषय आया था, तो हमने अपने अखबार में भी स्थान दिया है, मीडिया में भी स्थान दिया है
हमने बालाघाट के शिशु विशेषज्ञों से बातचीत की और कुछ इस तरह की शंकाएं हैं कि बच्चों के ऊपर आने वाले समय में यदि कोविड का संक्रमण बनता है तो उसके लिए हमारी प्रारंभिक तैयारी होना चाहिए। उस दिशा में भी प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण आबादी के लिए तेंदुपत्ता आर्थिक चक्र को चलाने का माध्यम रहा है। इस बार भी तेंदुपत्ता कोरोना संक्रमण के बीच आर्थिक तंगी को दूर करने सहारा बनने जा रहा है। जिले में 75% से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण किया जा चुका है, जो 30 मई तक जारी रहेगा। तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया ने बताया कि जिले में उत्तर और दक्षिण उत्पादन वन मंडल द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य होता है। इस बार उत्तर के लिए 51,000 मानक बोरा और दक्षिण में 34,000 मानक बोरा का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 6 मई से लगातार तेंदुपत्ता संग्रहण किया जा रहा है, जो 30 मई तक चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले में इस बार तेंदुपत्ता संग्रहण में बेहतरीन कार्य हो रहा है, जिसमें लक्ष्य के अनुरूप 75% तेंदुपत्ता संग्रहण किया जा चुका है। आपको बता दें कि जिले में 60 जिला प्राथमिक लघु वन समिति के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्रहण कराया जाता है, जिसमें आदिवासी और वनांचल क्षेत्र की ग्रामीण जनता उत्साह दिखाते हुए तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य करती है। मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि वर्ष 2019 के साथ ही वर्ष 2017-18 की अविकृत प्रोत्साहन राशि जो लगभग 7.5 करोड़ है, बोनस के रूप में संग्राहकों के खाते में दी गई। उन्होंने बताया कि इस बार संग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसकी एक वजह कोरोना संक्रमण से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अधिकांश ग्रामीण गांव में ही है और उन्हें वहीं आजीविका चलाने के लिए तेंदुपत्ता एक सहायक माध्यम बना हुआ है। देखिए, बालाघाट वनव्रत में 2 जिला यूनियन हैं, उत्तर एवं दक्षिण। तो उत्तर जिला यूनियन का लक्ष्य हमारा 51,000 मानक बोरा है और दक्षिण जिला यूनियन का करीब 34,000 मानक बोरा लक्ष्य है और इसके विरुद्ध लगभग 75% हमारे द्वारा संग्रहण करा लिया गया है और कुल 60 जिला प्राथमिक लघु वन समितियां हैं, जिनके माध्यम से ये संग्रहण कार्य प्रगति पे है। ये कार्य चालू हुआ था 6 मई को और संभवतः हम लोग 30 मई तक इसको संग्रहण कर चालू रखेंगे और 30 जून तक हम इसका गोदामीकरण करा लेंगे। सर, जैसे देखा जा रहा है महामारी का दौर है, गाँव में भी जो है संक्रमित हुए हैं लोग, तो इस बार कुछ फर्क पड़ा है क्या? नहीं, फर्क इतना पड़ा है कि ज़्यादा लोग ग्राम में हैं, अपने क्षेत्र में ही रह रहे हैं, तो संग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि जो लोग बाहर जा सकते थे वो आज चूँकि गांव में हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग गांव में रह के ही आजीविका के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसके लिए कलाकार मूर्ति बनाने में जुटे हुए हैं और 1 माह में यह पूरी तरह बनकर तैयार होगी। कार्यालय के समक्ष गार्डन में लगने वाली यह मूर्ति जहां कार्यालय की शोभा को बढ़ाएगी एवं महात्मा गांधी के विचारों से भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। शहर में हनुमान चौक में बापू की आदमकद प्रतिमा है, वहीं अब कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष भी उनकी ध्यान मग्न मुद्रा में मूर्ति स्थापित की जा रही है। इस मूर्ति को बनाने के लिए बैहर निवासी कलाकार सुनील कुमार मेरावी अपने साथियों के साथ जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसे बनने में लगभग 1 माह का समय लगेगा, लेकिन अभी प्रारूप तैयार किया जा चुका है और इसे गार्डन में लगा दिया जाएगा और बाकी कार्य वहीं पर हो सकेगा। सुनील बताते हैं कि इसके पूर्व उन्होंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है, जबकि यहीं भीतर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमा भी उनके हाथों बनाई गई थी। अब वे कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष लगने वाली इस मूर्ति के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मूर्तिकला एवं फाइन आर्ट को लेकर उन्होंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। देखा जाए तो देश के संसद भवन के समक्ष राष्ट्रपिता की प्रतिमा है, जबकि कई प्रमुख कार्यालयों में भी इसी तरह प्रतिमा लगाई गई है और कलेक्ट्रेट में लगने वाली बापू की प्रतिमा से जहां भवन की शोभा बढ़ेगी, वहीं यहां पहुंचने वालों को बापू के विचारों से प्रेरणा पाएंगे तथा सतमार्ग पर चलने की सीख मिलेगी। सीमेंट की रहेगी और ये कलेक्टेड के फ्रंट पे, कलेक्टर जो ऑफिस है उसके फ्रंट पे रहेगी, जो गार्डन है वहाँ पर लगेगी ये गांधी जी की मूर्ति। जी। किसकी मूर्ति बना रहे? कौन है? ये गांधी जी है। गांधी जी की। जी।
इसके पहले आपने और कोई मूर्ति इस तरह बनाई है? हाँ सर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में है सरदार पटेल जी की, और वो उसका है अपना APJ अब्दुल कलाम, और बहुत सारे स्कल्पचर की हमें इधर उधर बहुत सारे चौराहे पे लगी हुई है। अच्छा, कितने दिन में ये मूर्ति तैयार हो जाएगी और क्या सामग्री इसमें लगी, किन चीज़ों से बन रही है? ये तो सर करीब 1 महीने लग जाता है इसको कंप्लीट करने में। फर्स्ट में इसको मॉडलिंग किए हम, उसके बाद इसका साँचा लिए। ये साँचा है हमारा, साँचा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इसको किसी भी मीडियम में ढाल सकते हैं, चाहे सीमेंट हो, चाहे मेटल, चाहे फाइबर। और ये हमारा वेस्ट मोल्ड है, ये कास्टिंग होने के बाद हम इसको तोड़ देंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।